अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्पेशल केस 2 देख लेते हैं, ठीक है ना। स्पेशल केस 2 में हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल को हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रख रखा है, ठीक है। इस केस में तो डाइपोल को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनिशियली हमने रख रखा है, मतलब कहने का मतलब थीटा 1 थीटा आई की बात करें तो इक्वल टू हो जा रहा है 90 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है आपको। अब हमने इस डाइपोल को अब की बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहे हैं, मतलब थीटा डिग्री एंगल पर रोटेट करा रहे हैं। तो यहाँ पर फाइनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या निकलेगा, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन यहाँ पर माइनस पी ई कॉस थीटा एफ, जो फॉर्मूला पहले फॉर्मूला लिख लो, थीटा आई, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस पी ई कॉस थीटा एफ के जगह पर क्या लिखेंगे, थीटा डिग्री लिखेंगे, और माइनस कॉस आई के जगह पर यहाँ पर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री पुट कर देंगे। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है बताइए ज़रा हमें, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। तो देखिए हमें यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन जो है वो निकल करके आ गया है, जो कि देख रहे हो आप, बहुत ही छोटा सा और बहुत ही बेहतरीन फार्मूला निकल करके आ रहा है, माइनस पी ई कॉस थीटा। अब इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यदि हम लोग बात करें वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए, वेक्टर फॉर्म में, तो चूंकि ये कॉस थीटा है तो कॉस थीटा है, मतलब इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब माइनस पी सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे। कॉस थीटा है ना तो डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं, साइन थीटा रहता है तो क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि पी ई साइन थीटा था तो टॉर्क के एक्सप्रेशन में पी ई साइन थीटा था तो हम लोग क्या लिखते थे, पी क्रॉस, ठीक है। जैसे मान लो टॉर्क है, टॉर्क का एक्सप्रेशन यदि पी ई साइन थीटा था तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते थे, क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या लिखते हैं, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया आपका, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म में पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन ये तो टॉर्क का एक्सप्रेशन है। यदि पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, कॉस थीटा मतलब डॉट प्रोडक्ट है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ये बात समझ में आ रही है, इसी को हम लोग कहते हैं वेक्टर फॉर्म का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, आप देख ही रहे हो आप लोग की डॉट प्रोडक्ट है ये। तो डॉट प्रोडक्ट होने के कारण ये कौन सी क्वांटिटी होगी, तो ये स्केलर क्वांटिटी होगी। क्रॉस में कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ये बात समझ में आ रही है आपको। अच्छा, इसकी यूनिट जो है वो क्या हो जाएगी, ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट आप लोग जैसा कि जानते हैं कि जूल होती है, यहाँ भी उसकी यूनिट जूल ही हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब देखो जैसा कि मैंने कहा तुमसे, ये तो एक्सप्रेशन निकल करके आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक्सप्रेशन। लेकिन जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि इस केस में जो है वो टॉर्क का एक्सप्रेशन हम लोगों ने जब निकाला था पिछले क्लास में तो वो मैक्सिमम था, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यहाँ पर जीरो हो जा रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों जीरो हो जा रही है, जैसे मान लो यहाँ पर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी पर हम लोग क्या जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो होती है, ये बात सबको पता है, ठीक है ना। तो अब एक प्लस चार्ज को लिया, प्लस चार्ज को यहाँ से उठा करके यहाँ पर लेकर के आए, ठीक है। तो नेक्स्ट केस में हमने नेगेटिव चार्ज है उसको भी उठा करके, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने नेगेटिव चार्ज को उठा करके यहाँ से यहाँ तक लेकर के आए, मतलब कुछ ना कुछ वर्क डन किया। तो वर्क डन किया वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो हमने एक सरफेस कंसीडर किया है, तो इस सरफेस पर जितने भी पॉइंट है सभी पॉइंट की पोटेंशियल इक्वल होती है। क्यों, क्योंकि ये एक इक्वू पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। जब पोटेंशियल चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं इक्वू पोटेंशियल सरफेस और ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर होगा। अभी फिलहाल इतना समझो कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, ठीक है, जा रही है, और हमने यहाँ पर एक सरफेस कंसिडर कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रही है सभी डायरेक्शन में, और हमने एक सरफेस कंसिडर किया। ये सपोज करो ये क्या है, एक सरफेस है, एक सरफेस परपेंडिकुलर सरफेस है। अब देखो डाइपोल मूवमेंट्स, डाइपोल कैसे है, इसी डायरेक्शन में डाइपोल है। तो इस सरफेस पर डाइपोल, इस सरफेस पर जितने भी पॉइंट्स है, मान लो 1 2 3 4, ये जितने भी पॉइंट्स देख रहे हो, चाहे यहाँ पर कितने भी पॉइंट्स हो, सभी पॉइंट्स की पोटेंशियल जो है वो इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि इस सरफेस का नाम है इक्वू पोटेंशियल। यहाँ पर पोटेंशियल सारे इक्वल होते हैं, तो पोटेंशियल से इक्वल है तो पोटेंशियल एनर्जी भी इक्वल है, इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो गए, ठीक है। तो इस कंडीशंस को ही हम लोग कंसीडर करते हैं। हम लोग ऑलवेज जो है वो देखो यहाँ पे लिख दिया, वी टेक दिस
वी टेक दिस पोजीशंस इनिशियली टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। अब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी हमने मान लो कैलकुलेट करना है किसी थीटा डिग्री एंगल पर, तो पहले तो हम लोग डायपोल को परपेंडिकुलर रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पर, अब इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे थीटा डिग्री एंगल पर, तो फिर कैलकुलेट करेंगे। तो उस समय देखिए इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है ना, u इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। लेकिन यदि कह दे कि डायपोल मूवमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग में है, डायपोल मूवमेंट्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग में है, पहले हमने इनिशियली इस तरह से रखा है, तो उस समय लेकिन हम लोग स्पेशल केस का जो ये सेकेंड फार्मूला था इस फार्मूले को रखेंगे। ये बात समझ में आ रही है? स्पेशल केस का जो फर्स्ट फार्मूला है वो इसे रखेंगे। ओके, थैंक यू।